हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के अबाउट द राइटर के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लास तक हम लोग जाकिर हुसैन जैसे महान हस्ती के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी, कुछ पोएट्स के हम लोगों ने देखे हैं, कुछ राइटर्स के देखे हैं, और उसी सीरीज में अबाउट द राइटर के इस कड़ी में एक नाम और शामिल हो जाता है जो आपके क्लास 12th के चैप्टर प्रोज सेक्शन का चैप्टर है द आर्टिस्ट। उसके लेखक का नाम, जिसका नाम है आपका शिगा नॉय, जिनकी कार्यकाल, जिनका जन्म काल से मरण काल तक का वो टाइम होता है 1883 टू 1971। इसका मतलब ये हुआ कि 1883 में इनका जन्म होगा और 1971 में इनकी मृत्यु होगी। इस दौरान दोनों टाइम के बीच इन्होंने क्या अपने जीवन में हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया, किस तरीके से अपने जिंदगी का संघर्ष को लोगों के सामने पेश किया, ये सारे के सारे चीज को हम लोग इस चैप्टर में रिवील करेंगे, इस लेक्चर वीडियोज में रिवील करेंगे। सो बिना देर किए हुए, बिना इंतजार किए हुए चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, शिगा नायो। शिगा नायो एक जापान के बहुत ही प्रसिद्ध नोवेलिस्ट और उसके साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर और उसके साथ साथ नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। उसके साथ इनका जो जन्म होता है 20 फरवरी 1883, 20th of February 1883 में इनका जन्म होता है जापान में। जापान के एक शहर है इशिनोमाकी मियागी जगह पे। जापान में एक मियागी राज्य है और उसमें इशिनोमाकी शहर में इनका जन्म होता है। जन्म हुआ 20 फरवरी 1883। जगह का नाम, ये एक सिटी का नाम है और ये राज्य का नाम है। मतलब मियागी के, जापान के मियागी राज्य में इशिनोमागी शहर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। उसके साथ ही हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ जापानीज थे ही, तो जापान के नोवेलिस्ट और ये चीज़ शॉर्ट ऐसे राइटर तो थे ही। उसके साथ इनके जो पिताजी थे उस समय एक सक्सेसफुल बैंकर थे, बैंकर थे। और ये जब 3 साल के थे तो इनका पूरा फैमिली क्या हो जाता है, वहाँ से शिफ्ट हो जाता है टोक्यो चला जाता है इनके दादा दादी के पास रहने के लिए, इनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने के लिए। जब ये 3 साल के होते हैं तो इनकी माँ, ये सारे का सारा काम होता है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ये 3 साल की उम्र में होता है। जब इनकी उम्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब टीनेजर्स में गए, 13 ईयर्स के हुए, तो इनकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ छोड़ करके चली जाती है। माँ के देहांत के भी कुछ ही समय हुए थे कि इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जैसे ही दूसरी शादी की, दोनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में के रिश्ता जो था, जो रिलेशन था यहाँ पे तनावपूर्ण हो गया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने लगे इस चीज़ को लेकर के, शादी के लेकर के। हिज फादर वाज ए सक्सेसफुल बैंकर थे। द फैमिली मूव टू टोक्यो चला जाता है। कहाँ पे? व्हेन शिगा वाज 3 years, जब 3 साल के होते हैं तो ये चीज़ टोक्यो चला जाता है। कहाँ पे रखने के लिए? ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब 13 साल के थे तो शिगा की मदर क्या हो जाती है, डैड हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पापा तुरंत क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रीमैरिड कर देते हैं, फिर से शादी कर लेते हैं। फिर से शादी करने के बाद यहाँ पे एक कहानी है। जब ये थोड़ा सा इनका उम्र बढ़ी तो इन्होंने घर में अपने शादी करने की इच्छा जताई। और शादी भी किससे, जरा सुनिए ध्यान से। घर में जो इनके फैमिली का मेड्स थी, बहुत सारे मेड्स थी, बहुत सारी नौकरानियाँ थी इनके घर में, अच्छे खासे खानदान से थे। तो उनमें से एक मेड के साथ इनका अफेयर था और उसी के साथ इन्होंने शादी करने की जिक्र किया अपने फैमिली में।
उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड हुए, बहुत बुरी तरीके से क्या हुआ, क्रिटिसाइज्ड हुए। इनके पिता ऐसा महसूस करने लगे कि ये जो है इरिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी चीज़ बिना एम का है, मतलब इसके पास कोई एम नहीं है, तुरंत शादी की बात कर रहा है। अब जरा सुनिए यहाँ पे होता क्या है। जब उसने इच्छा जताई कि उसको घर के ही एक मेड से, नौकरानी से शादी करनी है, क्योंकि उसके साथ उसका अफेयर था, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस नौकरानी को क्या किया जाता है, जाहिर सी बात है, जनरल अगर मीनिंग समझने की कोशिश की तो क्या किया जाएगा, उस नौकरानी को घर के कामकाज से निकाल दिया जाता है। जब घर के कामकाज से निकाल दिया जाता है तो होता क्या है वहाँ पे कि ये ज़्यादा क्रिटिसाइज हो जाते हैं, इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज करनी है, बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनकी जो शिक्षा है, यहाँ से सिगा एजुकेटेड फ्रॉम द गाकुशुइन पियर्स एलिमेंट्री स्कूल, इनकी जो शिक्षा हुई, मतलब यहाँ पे एजुकेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेजुएटेड आप लिख सकते हैं, इनकी ग्रेजुएशन यहीं से स्टार्ट हुई थी। सिगा का ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था, गाकुशुइन पियर्स एलिमेंट्री स्कूल, ये स्कूल का नाम है जहाँ से इनकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी, ग्रेजुएट हुए थे। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद फिर वहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे, टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में। कब, 1906 में। 1906 में क्या, कहाँ चले जाते हैं, टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में। किस लिए चले जाते हैं, जरा ये सुनिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे भी ग्रेजुएशन, यहाँ पे भी, जी बिल्कुल ग्रेजुएशन हो सकता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग डबल ग्रेजुएशन होते हैं, तो वैसा सिचुएशन था। लेकिन सुनिए होता क्या है, ये चूंकि एक आम इंसान थे, एक औसत दर्जे के इंसान थे, एक मामूली इंसान थे, ये जब यहाँ से क्रिटिसाइज होता था, तो एक चीज़ और बता दूं, इनको बहुत बार घर को छोड़कर जाना पड़ा था, बहुत बार, लगभग 28 बार अपना लोकेशन चेंज किए थे ये अपनी ज़िंदगी में। 28 बार अपना लोकेशन चेंज किए थे, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये मेडियोक्रेमिस होता है आपका आम दर्जे का इंसान, मामूली इंसान। मामूली एक छात्र थे, मतलब कि पढ़ने में इनकी उतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं थी। तो हुआ क्या, उन्होंने यूनिवर्सिटी को 1910 में क्या कर दिया, छोड़ दिया, बिना ग्रेजुएशन किए हुए ही। 1910 में आपका क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी को बिना ग्रेजुएशन किए हुए ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब जब छोड़ देते हैं तो होता क्या है यहाँ पे, while Shiga was at the Gakushuin, he became friends with Shinetsu Mushano Koji and Kinoshina Rezina। इन दोनों शख्स के साथ इनकी दोस्ती हो जाती है। जब यहाँ पे थे, यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे थे गाकुशुइन पर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में, तो यहाँ पे उनकी दोस्ती दो इंसान से हो जाती है। अब यहाँ से इनकी लिटरेरी आपका लाइफ स्टार्ट होता है। साहित्य में किस तरीके से आए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्या हुआ था, अब जरा देखिए यहाँ से, यहाँ पे दो लोगों से मुलाकात हुई थी, और वो दोनों लोग थे आपके सनेत्सु मुशानो कोजी और किनोशिना रिजेन। इन दोनों से मुलाकात होती है, और यहीं से इनकी जो लिटरेरी लाइफ है, मतलब साहित्यिक जीवन है, साहित्य के क्षेत्र में जो कदम रखने का स्टेप है, यहीं से रख लेते हैं। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब आपका इनका जो पहला अपना साहित्य लिखे थे, वो हैंड रिटन था, और ज़्यादा प्रचलित था वहाँ उनके स्कूल में ही, मतलब गाकुशुइन स्कूल में ही। His literary career began with the handwritten literary magazine बोया। इनका जो लिटरेरी साहित्यिक जो जीवन होता है, आपका कैरियर होता है, वो स्टार्ट होता है कब, कहाँ से, एक मैगजीन है बोया, जिसका अगर इंग्लिश वर्जन आप बात करेंगे तो पर्सपेक्टिव होता है इसका मीनिंग। इससे इन्होंने हाथ से लिखा हुआ साहित्य में कुछ लिखे होंगे, वहां से स्टार्ट किए थे। मैगजीन है ये, इस मैगजीन से शुरुआत किया था उन्होंने, हाथ से लिखते हुए, प्रिंटेड नहीं था, हाथ से लिखा हुआ था। विच वॉज सर्कुलेटेड विद इन देयर लिटरेरी ग्रुप एट द स्कूल,
और जिसका जो प्रचलन था, जो प्रचलित हुआ था उनके स्कूल के, उनके ग्रुप के बच्चों के, मतलब उनके स्कूल में जो लिटरेरी सेक्शन में जो स्टूडेंट्स थे या फिर जो उनका ग्रुप था, उसमें ये चीज़ प्रचलित हुआ था, उसी में वो चीज़ ज़्यादा का ज़्यादा सर्कुलेट किया हुआ था। टू द डिसमे ऑफ हिज फैमिली। अब क्या होता है यहाँ पे सुनिए कि कुछ समय के बाद, यहाँ तक तो ये चीज़ तो 1910 में आपका वो चीज़ छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपका क्या होता है, वहाँ से कुछ ही दिन के बाद इनका क्या हो जाता है, ये लिटरेरी लाइफ आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब सुनिए यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे बुक्स यहाँ पे लिखे, एक रेजर बुक है, मतलब बहुत सारे 10 में 12 में 13 में बहुत सारे बुक्स लिखे। तो यहाँ से क्या होता है कि 1912 की बात है, 1912, हाँ 1912 की बात है। वहाँ पे उन्होंने उनका जो पहला बुक पब्लिकेशन हुआ था वहाँ पे हुआ था, लेकिन फैमिली की चिंता थी कि आगे ये करेगा क्या करेगा, किस तरीके से वो चीज़ करेगा। तो उस चिंता को दूर करते हुए उन्होंने अपने परिवार को ये अपनी इच्छा जता दी, इच्छा जाहिर कर दी, अपना मकसद बता दिया कि वो एक प्रोफेशनल राइटर बनना चाहते हैं। टू द डिसमे ऑफ हिज फैमिली, ही अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर। वो एक प्रोफेशनल क्या बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं। 12 में उनकी पहली बुक आती है, 1912 में उनकी पहली बुक आती है जिसका नाम था ओत्सु जुनकीची। एक बहुत पतला बुक था, स्टार्ट किए थे जो पतला बुक है, शुरुआत में वही चीज होगा, पतला बुक था, कवर उसका सजा हुआ था। और इसमें अब सुनिए जरा, इसमें किस चीज़ के बारे में लिखे थे, याद कीजिए, इनको एक बार प्रेम हुआ था, अफेयर हुआ था अपने नौकरानी से। उस नौकरानी से इनका जो अफेयर था, फैमिली मेड के साथ जो इनका अफेयर था, उसका ऑटोबायोग्राफी उस बुक में लिखे थे। In 1912 he published Otsu Jukinchi, a thin-veiled autobiography of his affairs with the family maid। अब जरा सोचिए क्या, कैसे लेखक हैं, कैसे राइटर हैं, मतलब रियलिटी को जो देख रहे हैं उसको अपने नॉवेल्स में, अपने उपन्यास में जगह दे रहे हैं। यहाँ से उनके फैमिली को थोड़ा सा, इस बुक के रिलीज होने के बाद कुछ दिन के बाद उनके फैमिली को बहुत ज़्यादा वो चीज़ होना पड़ा, स्कैंडल इनका होना पड़ा, मतलब उसका अपमान सहना पड़ा। मतलब कि अब किसी भी चीज़ का होगा तो स्कैंडल समझते हैं ना उस चीज़ को, वायरल होना पड़ा, मतलब बहुत सारा वो चीज़, बुरी खबरों का सामना करना पड़ा। और वहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, और इस तरीके से फैमिली तंग आ गई कि इनको क्या कर दिया, घर से निकाल देते हैं, घर से वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उन सारे चीज़ को पार करते करते अब उनकी समय आ गई शादी करने की। उन्होंने अपने जो गैकुशुइन जो स्कूल में जो एक दोस्त बना था, 2 दोस्त बने थे, उसमें से एक दोस्त का नाम था सनेत्सु मुशोनोकोजी। इनकी कजिन से शादी करने के बाद, कजिन से शादी क्या कर लेते हैं। और एक चीज़ बता दूं, इनकी जो कजिन थी सनेत्सु मुशोनोकोजी की जो कजिन थी वो विधवा थी। उनके पास पहले से एक बच्चा था, उसके साथ ये शादी कर लेते हैं। और शादी करते कब है तो 1914 में। शादी कब करते हैं, 1914 में। और इनकी जो कजिन थी, ये थी विडो, और 1 चाइल्ड था इनके पास पहले से। तो इनसे शादी कर लेते हैं 1914 में। और इसके बाद क्या हुआ कि जो इनका रिलेशन फादर से, मतलब पिताजी से जो टूटा हुआ था, वो फिर वापस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब शादी करने के बाद। और जरा ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग चीज एक और दिखने को मिलेगा इनकी जीवनी से। आफ्टर द बर्थ ऑफ द हिज सेकंड डॉटर, शादी करने के बाद कुछ
1917 में इनको दूसरी बेटी प्रदान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली थी वो बेटी ही थी, तो दूसरी बेटी क्या होती है, जन्म लेती है। तो उस समय आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज सेकेंड डॉटर इन 1917 ही वॉज रिकॉन्साइल्ड विथ हिज फादर एंड रिलेटेड द, वो अपने पिताजी के साथ और ज्यादा क्या हो गए, जुड़ गए। और जुड़ने के साथ इस कहानी को क्या करते हैं, अपने अगले पुस्तक में, अगले बुक, जिस बुक का नाम था वाकई, इंग्लिश में अगर बात करते हैं रिकॉन्सिलेशन, इस बुक में उस चीज को जिक्र करते हैं। वाकई ये जापानीज नेम है। 1917 में बुक को लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, जिस उपन्यास का नाम था वाकई। इंग्लिश वर्जन में बात करें तो रिकॉन्सिलेशन 1917 में लिखते हैं, जब इनकी बेटी का जन्म होता है उस समय। मतलब कि आप देख रहे हैं ये चीज रियल लाइफ से बेस्ड चीज को क्या कर रहे हैं, रिवेल कर रहे हैं, अपने नॉवेल्स में वापस जगह दे रहे हैं। वहां से किए थे, वहां भी किए थे, और यहां पे भी एक देखने को मिल गया। ही रोट वेरी सेंसिटिव, ये आपके बुक का लैंग्वेज है। ही रोट वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। वे अपने लोगों के बारे में, जो उनके अगल बगल, जो उनके फैंस, जो उनके आपके क्या बोलते हैं, ये वेल विशर्स जो थे, उनके बारे में लिखा करते थे, बहुत सेंसिटिवली लिखा करते थे। और दूसरी चीज, उनके कल्चर के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में भी डिस्कस किया करते थे, अपने लेखन में लिखा करते थे, डिस्कस किया करते थे। जब वो 88 साल के हो गए, 88 साल की उम्र में न्यूमोनिया से ग्रसित हो गए, और न्यूमोनिया से बहुत ज़्यादा एक लंबा इलाज चलने के बाद, उनसे ग्रसित होने के बाद जब नहीं ठीक हुए, तो 21 अक्टूबर 1971 डेट याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1971 को न्यूमोनिया से इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, निधन हो जाती है। 21 अक्टूबर 1971। कहाँ पे होती है इनकी मौत, तो जापान के शिजुओका के अटामी में इनकी मृत्यु हो जाती है 21 अक्टूबर 1971। और ये जो आपका पोयम है ना दोस्त, ये जो आपका स्टोरी है, ये जापान के एक जापानीज बच्चे की कहानी है। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक टैलेंटेड बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके टैलेंट को डैमेज करने की कोशिश की जाती है। द आर्टिस्ट अनफॉल्स मीन्स परिचित करना। बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय सीबी। जापानीज बॉय का नाम तो क्या था, लड़के का नाम क्या था, सीबी। इसके टैलेंट, इसकी कहानी है ये क्या कर आर्टिस्ट। ये बुक, ये जो चैप्टर है आपका, आप जो स्टडी करना है, इसके कहानी है, इस सीबी की कहानी है। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। यहाँ से ये दिखाता है कि किस तरीके से ये यहाँ पे वर्ल्ड को एडल्ट वर्ल्ड बोले हैं, युवा वर्ल्ड नहीं बोले हैं, एडल्ट वर्ल्ड बोले हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब इस विश्व को वो एक क्या बोलते हैं आपका प्रौढ़ विश्व, मतलब कि डेवलप्ड हो चुका है, उस विश्व को बोल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे ऐसे टैलेंट्स को क्षति पहुंचाई जाती है, नुकसान किया जाता है। इसका मतलब चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है। उम्मीद करता हूं सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, समझ में आया होगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव।